टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में विज्ञान की कड़ी को लेकर आए हैं, जिसके तहत हम लोग क्लास 6 एससीईआरटी के महत्वपूर्ण अध्याय 11 और 12 को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अध्याय 11 को देखेंगे, फिर अध्याय 12 को देखेंगे। अध्याय 11 है सजीवों में अनुकूलन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे आपका रिक्त स्थान पूर्ति करे हो, चाहे एमसीक्यू हो। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सजीवों के वास स्थान से आप क्या समझते हैं। सजीवों के वास स्थान का तात्पर्य है वैसे जगह से जहां सभी जीव अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। उनको जो पर्यावरण दृष्टिकोण चाहिए, उनको जो जलवायु चाहिए, उनको जो रहने के लिए आवास की सुविधा चाहिए, उनके लिए भोजन की सुविधा चाहिए, ये सारी सुविधाएं जिस परिवेश में जिस जगह पे मिलती है, उस जगह को सजीवों का वास स्थान कहते हैं। क्लियर है? तो इससे सजीवों के वास स्थान से हम लोग समझते हैं कि जहां उनको सारी जरूरत की चीजें मौजूद रहती है, अनुकूल जलवायु मिले, भोजन मिले, आवास की सुविधा मिले, सुरक्षित जगह हो, ये सारे सजीवों के वास स्थान कहलाते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि ऊंट रेगिस्तान में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। देखिए, ऊंट को मरुस्थल का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं कि रेत में धंसते नहीं हैं, तो वो आसानी से लंबी दूरी तय करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि वो काफी दिनों तक बिना भूखे भी रह सकते हैं। बिना भूखे रहने का तात्पर्य है कि उनके अंदर क्या होता है कि भोजन को संग्रह करने के लिए क्या होता है, जगह होती है, तो भोजन संग्रह भी कर लेते हैं। दूसरी बात है कि उनके अंदर क्या होता है कि उनकी चमड़ी मोटी होती है, तो चर्बी ज्यादा होती है, और चर्बी ज्यादा रहने के कारण वो बहुत दिनों तक अगर मान के चलिए भोजन नहीं है, तो वो क्या होती है, उस चर्बी के द्वारा ऊर्जा मिलती है, और फिर ऊर्जा के द्वारा भी वो अपने काम चला लेते हैं। तो ये सारे चीज जो है, ये ऊंट के लिए काफी सकारात्मक चीजें होती है, जो कि रेगिस्तान में वो जीवन यापन करने के लिए वो काफी अनुकूलित होते हैं। क्लियर है? चलिए, तीसरा पॉइंट देखते हैं हमारा कि मछली जल में अपने को किस प्रकार अनुकूलित करती है। तो मछली का शरीर क्या होता है, धारा रेखीय होता है। आप भी जानते हैं मछली क्या होता है, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, जिसके कारण वो पानी में आसानी से तैरती है। दूसरी बात है कि मछली में क्या होता है, गलफरा होता है, जिसकी वजह से वो पानी में भी आसानी से सांस ले सकती है। तो ये दो काफी वजह है जिसकी वजह से मछली क्या होती है, पानी में भी अपने आप को अनुकूलित करती है। तो मछली के लिए क्या है, पानी वासस्थान हो गया। चलिए, चौथा देखिए, पर्वतीय पौधे किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। देखिए, पर्वतीय पौधे आप देखेंगे तो इस तरह के आपको नजर आएंगे। ठीक है, पर्वतीय पौधे आपको इस तरह के नजर आएंगे। इस तरह के रहने का मतलब क्या है, वहां बर्फबारी होती है, और बर्फबारी जो होती है तो इस तरह से जब होती है तो ये क्या होता है, ऐसे ऐसे करके नीचे बर्फ गिर जाता है। तो ये क्या होता है, फिर ठंड से बचा हो जाता है, और अंदर से क्या होता है, इनको ज्यादा नमी की वजह से परेशानी भी नहीं होती है। तो इस वजह से क्या होता है, पर्वतीय पौधे आसानी से उस वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब हम लोग देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये क्या कह रहा है कि स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के वास स्थान को क्या कहते हैं। अब स्थल पर है, स्थल पर जो भी पौधे एवं जंतु का वास स्थान होगा उसको क्या कहेंगे, स्थलीय वास स्थान। उसको क्या कहेंगे, स्थलीय वास स्थान। क्या कहेंगे उसको, स्थलीय वास स्थान। क्या कहेंगे उसको, स्थलीय वास स्थान कहेंगे। दूसरा पॉइंट क्या करा, वे वास स्थान जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं। तो अब यहाँ जल की बात हो रही है, जल की क्या जाएगा इसको, जलीय वास स्थान। क्या कहेंगे, जलीय वास स्थान। कहते हैं ना जलमंडल, स्थल मंडल। चलिए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, याक का शरीर लंबे डैश से ढका होता है। तो याक किसका था, लंबे बालों से ढका हुआ था। किस चीज से ढका हुआ था है, लंबे बालों से ढका हुआ था। क्या, किसी से, लंबे बालों से ढका हुआ होता है। नेक्स्ट, मछली का शरीर डैश होता है जिससे वह जल में आसानी से तैर सकती है। तो मछली का शरीर मैंने पहले ही कहा भी कि क्या होता है, धारा रेखीय होता है। मछली का शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय होता है, जिसकी वजह से वो पानी में आसानी से तैर सकती है। कैसा होता है, धारा रेखीय होता है। चलिए आगे बढ़ते अंगों में। देखिए, जलीय पौधों का तना खोखला एवं डैश होता है। तो जलीय तना का जो पौधा होता है वो क्या होता है, लंबा होता है, हल्का होता है, खोखला होता है। तो एक में लिख दीजिए आप लंबा, और एक में लिख दीजिए हल्का। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद हम लोग देखते हैं मिलान कीजिए। चलिए अब हम लोग मिलान करने में आ जाते हैं।
चलिए मिलान करने में क्या कर रहा है, सबसे पहले देखिए आप लोग, सबसे पहला हमारा मछली, तो मछली कहाँ चला जाएगा, मछली कहाँ चला जाएगा, चलिए गौर से देखिए, कुबर, ऊंट, मजबूत खुर, पहाड़ी जानवर, कौवा, लगता है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है मिलाने में, तो मछली कहाँ चला जाएगा, मछली जाएगा धारा रेखीय शरीर में, उल्टा हो गया है, तो याद रखें मछली क्या होगा, धारा रेखीय शरीर, मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, लेकिन हम लोग उसको अच्छे से समझ लें। चलिए मछली धारा रेखीय शरीर, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंट है। अब देखिए नागफनी, तो नागफनी का पौधा जो होता है वो क्या होता है, कम वाष्पोत्सर्जन होता है, क्योंकि उसका जो पत्ता होता है, तना होता है, वो मोटा होता है, और मोटा होने की वजह से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीमी होती है। चलिए अब आ जाते हैं याक, तो याक क्या होता है, याक का कुबर निकला रहता है, याक का क्या होता है, कुबर निकला होता है, याक को देखेंगे, सॉरी याक क्या है, पहाड़ी जानवर होता है, सॉरी एक बार चलिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया लगता है थी में टाइपिंग करने में। चलिए घोड़ा, घोड़ा में आ जाइए सबसे पहले, मजबूत खुर, घोड़ा में क्या हो जाएगा, मजबूत खुर हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट याक, याक क्या हो जाएगा, पहाड़ी जानवर हो जाएगा। क्लियर है, 1 2 3 4, अब इसमें थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हो गया है तो उसको हम लोग मिला लेंगे पुस्तक से भी, ठीक है। चलिए आगे देखते, जैसे यहाँ ऊंट है ना, तो ऊंट के साथ कुबर होना चाहिए, ऊंट के साथ क्या होना चाहिए, इधर का इधर हो गया, तो ऊंट को कुबर में मिला लीजिए, धारा रेखी, मछली को धारा रेखीय शरीर में मिला लिए, नागफनी मिल गया, याक मिल गया और घोड़ा भी मिल गया, तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिए, धारा रेखीय शरीर इधर चला जाएगा, कुबर इधर चला जाएगा, तो इस तरह से आपको मिला लेना है, पुस्तक से भी मिला लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 में, प्रश्न संख्या 7 देखिए हमारा क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि सही विकल्प को चुनना है, एमसीक्यू है। ऊंट निम्न परिवेश में पाया जाने वाला जंतु, पर्वतीय इनमें से कोई नहीं, जलीय या मरुस्थलीय। ऊंट कहाँ पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ऊंट कहाँ पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट, धारा रेखीय शरीर होता है किसका, घोड़े का, मछली का, भालू का या मेढक का। किसका होता है, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, जिसे वो पानी में आसानी से तैर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या क ख ग के बाद प्रश्न संख्या ग को देखिए। ग हमारा क्या कह रहा है, ग कह रहा है कि हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने में कहाँ कठिनाई होती है, मैदानी क्षेत्र में, जलीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में। तो सबसे ज्यादा कठिनाई कब होती है, पानी में तो ले ही नहीं सकते, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जब जैसे जैसे जाएंगे तो आपको क्या होगा, कहीं प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको सांस लेने में कठिनाई, जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा वायुमंडलीय दाब के कारण सांस लेने में परेशानी होती है। चलिए घ को देखिए, घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु कौन होता है, हिरन, शेर, घोड़ा, ऊंट। तो कौन होते हैं, शेर होता है। कौन होते हैं, शेर होता है। कौन होता है, शेर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या घ के बाद प्रश्न संख्या अंग। चलिए प्रश्न संख्या अंग कह रहा है कि जलकुंभी पाया जाता है, जलकुंभी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जंगल में, पर्वतों में, जल में या बर्फ में। तो जलकुंभी कहाँ पाया जाएगा, जल में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, जल में पाया जाएगा। चलिए अब ये परियोजना कार्य है, बच्चों के लिए है। अब हम लोग देखेंगे, ये हमारा चैप्टर 11 समाप्त हो गया। अब हम लोग चैप्टर 12 को देख लेंगे। चलिए प्रतिदिन हम लोग कम से कम 2 चैप्टर देखने का काम करेंगे। चलिए अब हम लोग 12 को शुरू करते हैं। प्रश्न दूरी मापन एवं गति, दूरी मापन एवं गति को देखते हैं। सबसे पहला है एसआई मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या होता है। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है इसको। इसमें क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर को माना जाता है। लंबाई का मात्रक किसको माना जाता है, मीटर को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ख को देखते हैं, प्रश्न संख्या ख को। चलिए प्रश्न संख्या ख में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या ख कह रहा है कि अपने घर से, मान चलिए गोपी, गोपी, चलिए गोपी अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। हमारा ऑप्शन किधर जाएगा, कितने मीटर होते हैं, 100 की 1000, 10,000, 1 लाख, क्या हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1000। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में हम बढ़ते हैं। प्रश्न ग में, गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। कौन सी गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है, उड़ती चिड़िया, घोड़े, चींटी की गति या घड़ी की सुई। तो सब क्या है, उड़ रही है। घोड़े भी दौड़ रहे हैं, गतिशील है, चींटी भी, लेकिन जो घड़ी की सुई है
इसको क्या माना जाएगा, इसको स्थिर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इसको स्थिर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इसको स्थिर माना जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से इसको देख लीजिए। गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार फिर से। थोड़ा सा चेंज, हम इसको इस नजरिए से देख लें। गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। उड़ती चिड़िया है, चींटी की गति है, घड़ी की सुई भी गति रहेगी, लेकिन घरे, घरे क्या, घोड़े नहीं है यहाँ, घरे ये क्या है, स्थिर है। ये क्या है, स्थिर है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, घरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घरे, घोड़े नहीं, घरे हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या घ को देखिए। प्रश्न संख्या घ क्या कह रहा है, आवर्ती गति का उदाहरण है। आवर्ती गति किसको कहते हैं, चलिए इसको समझ लें सबसे पहले। आवर्ती गति, आवर्ती गति। चलिए जब एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित पथ पर कोई भी वस्तु क्या होती है, एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित पथ पर कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु गतिशील रहे। एक निश्चित पथ पर कोई वस्तु गति, जैसे मान चलिए कि ये है गोल, इसी के चारों ओर घूम रहा है, ये है तो इसके आगे पीछे क्या हो रहा है, एकदम डोल रहा है, डोल रहा है। तो एक निश्चित पथ पर जब कोई भी वस्तु गति करती है तो उस गति को हम लोग आवर्ती गति के रूप में लेते हैं। हमारा प्रश्न कहता है कि आवर्ती गति का उदाहरण है कौन है, झूला झूलते हुए बच्चे की गति, लोलक की गति, बजते तलों के पृष्ठ की गति, या इनमें से सभी। तो चूंकि इन सारे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि जो भी क्रिया हो रही है वो रिपीट हो रही है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम लोग आवर्ती गति के अंतर्गत रखेंगे। तो ये तीनों जो विकल्प होंगे वो आवर्ती गति के उदाहरण में होंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा सही होगा, मतलब इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अंगों के साथ देखते हैं। प्रश्न संख्या अंगों क्या कह रहा है, चलिए अंगों कह रहा है कि एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की कहलाती है चाल, दूरी, गति। तो क्या कहलाते हैं इसको, चाल। क्या कहते हैं इसको, चाल। क्या कहेंगे इसको, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। कहने का मतलब है एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में हम लोग आ रहे हैं। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए क्या कर रहा, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर। याद रखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। क्लियर। अब वही उसको उल्टा कर दिया है कि 1 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो इसको क्या करेंगे, 10 का उल्टा कर 1/10 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए फिर कह रहा है 1 मीटर बराबर सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यही कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर और कितना मीटर, तो इसको कर देंगे 1/100 मीटर। इसी तरह से इधर आ जाइए, 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, तो आप 100 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यही कह रहा है ना, 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा, 1000। यही उसका उल्टा पूछ रहा है, यहाँ पे 1/1000 कर देंगे। चलिए आगे देखिए, 1 किलोमीटर बराबर 10 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। वही पूछ रहा उल्टा, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अंग कह रहा है कि झूले पर किसी बच्चे की गति डैश की गति होती है। तो झूले पर बच्चे क्या होते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे डोलते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसको, तो दोलन गति कहिए या आवर्ती गति। इसको क्या कहेंगे, आवर्ती गति। क्या कहेंगे इसको, आवर्ती गति कहेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुत्ता जब पूंछ हिलाता है तो उसकी पूंछ डैश गति करती है। तो ये भी क्या है, एक निश्चित दूरी आगे पीछे करता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दोलन गति। दोलन गति, अब आपके समझ में आ रहा है कि सर एक दोलन गति और आवर्ती गति में क्या अंतर। देखिए दोलन गति क्या है कि एक इस सेंटर है तो आगे गया, फिर इसके पीछे गया, फिर इसके आगे आया, फिर इसके यहाँ से पीछे, इसको दोलन गति के अंतर्गत रहते हैं। फिर आ गया आवर्ती गति, तो एक निश्चित पथ पर वो भी आगे पीछे करता है, तो क्या हो गया, दोलन गति। मतलब आवर्ती गति और दोलन गति दोनों एक ही उदाहरण में शामिल हो जाते हैं। क्लियर। चलिए
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, कदम का उपयोग लंबाई के मात्रक मानक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? देखिए पहले क्या होता था, हम लोग हाथ से नाप लेते थे, पैर से कदम नाप लेते थे, लेकिन अब क्या है कि अब अलग अलग मानव के अलग अलग कदमों के निशान होंगे, कदमों की लंबाई होगी, तो इसको एक मानक के रूप में नहीं माना जा सकता है। क्लियर है? जैसे मान चलिए कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसके कदम से आप नाप लिए, आप उसके घर में फिर बड़ा बच्चा होगा तो उसका कदम अलग होगा, तो चूंकि वो एक मानक नहीं है, वो हर जगह बराबर नहीं होगा, इसलिए हम लोग कदम को लंबाई की मात्रा के रूप में नहीं मान सकते थे। यही चीज है कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिए। मतलब पहले सबसे छोटा लेना है, फिर बड़ा करते हुए जाना। तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो मिलीमीटर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 1 मिलीमीटर, सबसे छोटा यही ना हो गया, बढ़ते क्रम मिलीमीटर। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो 1 मीटर, अब फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो 1 किलोमीटर। यही हो गया आपका लिस्ट। चलिए 5वां को देखिए, विभिन्न प्रकार की गतियां कौन सी है अपने दैनिक जीवन में, उनके 2 उदाहरण लिखिए। तो विभिन्न प्रकार की गति में कौन कौन है? हम लोग घूर्णन गति को देखते हैं, आवर्ती गति को देखते हैं, रेखीय गति को देखते हैं। जब हम रेलगाड़ी को देखते हैं तो सीधी जाती है तो उसको रेखीय गति कहते हैं। क्लियर? हम लोग झूला झूलते हैं तो उसको घूर्णन गति के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर? तो आवर्ती गति क्या है? जैसे मान चलिए पंखा आपका चल रहा है तो आवर्ती गति के उदाहरण में लोग लेते हैं। वृत्तीय गति भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? वृत्तीय गति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 को, कि सीमा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 1600 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो इसको गणितीय भाषा में भी आप बना सकते हैं। ऐसे तो आंसर इसका 1.6 किलोमीटर होगा, लेकिन ऐसे हम लोग बनाएंगे कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/1000, इसलिए यहाँ क्या है 1600 मीटर। तो 1600 मीटर बराबर 1/1000 गुने 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। अब यहाँ पे 2 शून्य कट गया, अब 1 शून्य है, 1 अंक, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1.6 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा छत में लगे पंखे की गतियों में समानांतरताएं या असमानताएं लिखें। गौर से देखिए क्या कह रहा है कि किसी चलती हुई साइकिल का पहिया, तो ये साइकिल का पहिया है, और छत में लगा हुआ पंखा। तो छत का जो पंखा है वो क्या है? आवर्ती गति के उदाहरण में आते हैं। वो एक जगह स्थिर होकर अपने वृत्तीय पथ पर घूमता रहता है। लेकिन पहिया क्या है, जब गति करता है तो अपने स्थान से क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। रोज काम में आने वाली वस्तुओं में एक ऐसी 2 वस्तु के नाम लिखिए जिनकी लंबाई क्या हो। चलिए प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि रोज काम में आने वाली वस्तुओं में ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई क्या हो, 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 मिलीमीटर हो। तो 1 मीटर क्या है, जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए जो चम्मच का प्रयोग करते हैं बड़ा वाला, उसको क्या लगभग 1 मीटर के आसपास कर सकते हैं उसको। या घर में हम लोग स्टिक का प्रयोग करते हैं तो वो भी आपका हो गया। ठीक है, बर्तन वगैरह, अब छोटा बर्तन है 1 सेंटीमीटर, कौन हो जाएगा, तो हम लोग छोटी चम्मच का, या जैसे मसाला निकालने के लिए तो उसको भी चम्मच में रख लीजिए। ठीक है, अब 1 मिलीमीटर में क्या होगा, अब 1 सेंटीमीटर से कम 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर हम लोग क्या करते हैं, सुई का प्रयोग ही कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एकदम सुई की जो नोक होती है उसको सुई के रूप में ले सकते हैं। क्लियर है? ये हमारा था प्रश्न संख्या 8 समाप्त हो गया। अब अगले चैप्टर में जब हम आएंगे तो ये परियोजना कार्य है। अगले वीडियो में जब हम लोग लाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रकाश 13 को और 14 को देखने का काम करेंगे। जो भी शिक्षक साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और फिर जो भी साथी बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, एक नंबर को नोट कर लीजिए। उस नंबर के द्वारा आप लोग इस नंबर पे सिर्फ हाई लिख के व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको पूरा डिटेल भेज दिया जाएगा। 9709124019। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।